हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, माने पुरुषों में होने वाली दिक्कतों के बारे में जिस कारण से संतान प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर प्रिवेलेंट है मेल इनफर्टिलिटी। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स में मेल इनफर्टिलिटी के कारण कोई ना कोई गर्भधारण में दिक्कत रहती है। सो आई विल नॉट बी रॉन्ग इन केस मैं कहूँ कि मेल्स और फीमेल्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलिटी इश्यूज। तो इवैल्यूएशन अगर फीमेल को चाहिए तो साथ में मेल को भी इवैल्यूएशन चाहिए। अब बहुत बार ये देखा जाता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को या स्पेशली मेल को बोलते हैं कि आपके सेमेन एनालिसिस में दिक्कत आ रही है या आपके कारण से बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज़ लाइक अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर द पेशेंट। बहुत बार डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं मेल्स में। मेल्स और फीमेल्स में एक बहुत बड़ा अंतर मैं कहना चाहूँगी, फीमेल्स में अगर कोई दिक्कत हो तो एटलीस्ट वो दूसरों के साथ शेयर कर लेती हैं, अपने मन का बोझ हल्का कर लेती हैं। मगर मेल्स में रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर आई थिंक कोई भी अपने आसपास के लोगों के साथ या आसपास के फ्रेंड्स के साथ या अपने नज़दीकियों के साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन केस अ मेल इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी इशू। बट द मोस्ट रीअश्योरिंग थिंग इज आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको बोला गया है कि आप में कोई दिक्कत है जिस कारण से गर्भ धारण करने में दिक्कत आ रही है, तो बी रीअश्योर्ड कि आप अकेले नहीं हैं। 10 में से एक हस्बैंड को कोई ना कोई दिक्कत आती है जिस कारण से प्रेगनेंसी धारण करने में दिक्कत रहती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये जानना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये दिक्कतें होती हैं वो कोई गंभीर दिक्कतें नहीं होती हैं और बहुत बार इनका इलाज आजकल के एरा में पॉसिबल है। हाउ यू कैन ओवरकम इट? यू नीड एन एक्सपर्ट हेल्प। आई थिंक इतना सब कुछ बोलने के बाद आपको शायद थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली होगी। यू मस्ट बी फीलिंग रिलैक्स्ड कि बहुत सारी चीज़ों के समाधान पॉसिबल हैं। तो हम आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। समाधान के लिए क्या ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल कारण पता चलना, माने एक एग्जैक्ट डायग्नोसिस पर पहुंचना कि मेल इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, और दूसरा उस कारण के हिसाब से एक टारगेटेड अप्रोच रखना कि किस ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा होने वाला है। Here you need an expert advice। आपके एक्सपर्ट डॉक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ को ओवरकम करने में। आपके डॉक्टर आपको कैसे इवेलुएट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्टर यह जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या उसका कारण क्या है, एंड देन ये सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाता है कि उसका समाधान किस तरीके से किया जाता है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एक नज़र मारते हैं कि मेल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले संतान प्राप्ति के लिए स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म का बनना सबसे ज़रूरी है, जो कि टेस्टिस में बनता है। अब टेस्टिस से बाहर निकलने की एक प्रजनन नलिका होती है जिसमें से स्पर्म को ट्रैवल करना रहता है। तो दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ टू बी एफिशिएंट। उसके साथ ही जब रिलेशन रख रहा है कोई भी पुरुष किसी औरत के साथ, उस टाइम पे इस स्पर्म का या वीर्य का बाहर निकलना ज़रूरी है। तो इजेक्शन और एमिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इन तीन चीज़ों को मिलाकर पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैंडल होता है। आपका जो भी स्पर्म प्रोडक्शन है दैट इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। आपके ब्रेन में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस या मेल्स में शुक्राणु की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो हो सकता है दिक्कत इन हार्मोन्स में आ रही हो जिस कारण से शुक्राणु प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है टेस्टिस में या आपके अंडकोश में कोई दिक्कत आ रही हो जिस कारण से शुक्राणु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, शुक्राणु का काउंट अच्छा नहीं है। ये कारण हो सकता है जन्म से हो। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अंडकोश अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं है, व्हाट वी कॉल एज अनडिसेंडेड टेस्टिस। इसमें शुक्राणु बनने में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इन्फेक्शंस हैं जिस कारण से शुक्राणु की प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ सकता है। साथ साथ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि नीचे की नसों का फूल जाना, जिसे हम वेरिकोसील बोलते हैं, या कभी कभी एक्सपोजर्स होते हैं, स्मोकिंग है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, जिस कारण से शुक्राणु की प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है या शुक्राणु की गुणवत्ता पर इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिस कारण से शुक्राणु के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हीट।
आपका अंडकोश का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे शुक्राणु का प्रोडक्शन रहता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एफिशिएंटली होती है। अगर टेम्परेचर अंडकोश का किसी कारण से बढ़ रहा है, मे बी एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, मे बी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, तो इस कारण से हो सकता है शुक्राणु पर दुष्प्रभाव पड़े। देन देयर कैन बी डिफेक्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने बोला कि शुक्राणु प्रोड्यूस होने के बाद प्रजनन नलकी से बाहर आते हैं, तो अगर इस प्रजनन नलकी में कहीं कोई रुकावट है तो मेल में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी संतान प्राप्ति में। इसके साथ ही बहुत बार देखा जाता है कि पुरुष इरेक्टाइल या इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन से जूझ रहे होते हैं, बट वो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। बहुत बार कपल्स आते हैं 4 साल 5 साल की मैरिड लाइफ के साथ हमारे पास, और हिस्ट्री में अगर जानो तो पता चलता है कि रिलेशन बनाने में वो लोग असमर्थ हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसके साथ ही इजैकुलेटरी डिस्फंक्शंस भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कारण इन चीज़ों का, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस का, इज साइकोलॉजिकल इश्यूज। उसके साथ साथ नर्व्स में इंजरी होना, कोई प्रायर सर्जरी होना, इसके कारण भी ये इश्यूज कपल में आ सकते हैं। देन आपका अगला सवाल रहेगा कि अगर मेरे को दिक्कत है तो मैं आगे प्रोसीड कैसे करूं? हाउ शुड आई गो अबाउट इट? सबसे पहला, अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, उनकी सलाह लीजिए। डिस्कस करने में हिचकिचाइए नहीं, आपके डॉक्टर आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। सो जस्ट गो एंड विजिट योर डॉक्टर। अब आपके डॉक्टर हो सकता है आपका प्रॉपर हिस्ट्री लें, तो उस हिस्ट्री में कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है। बी एज फ्रैंक एज यू कैन। उसके साथ ही आपके डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेंगे और फिर आपको टेस्टिंग के लिए बोला जाता है। टेस्टिंग में एक बेसिक टेस्ट जो कराया जाता है, दैट इज अ सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस मतलब वीर्य की जांच। अब वीर्य की जांच के लिए ज़रूरी रहता है कि आपस में 2 से 3 दिन का परहेज रहे। एक चीज़ मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी यहाँ पर, बहुत बार लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि अगर परहेज लंबा हो, माने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का परहेज हो, तो उसमें रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका परहेज बहुत लंबा है तो उसमें कई बार मोटिलिटी या शुक्राणु के चलने की जो शक्ति होती है, गतिशीलता होती है, उसमें डिफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सो 2 to 3 days ऑफ एब्सटिनेंस या अप टू 5 days ऑफ एब्सटिनेंस इज फाइन इनफ इन केस यू आर कंसिडरिंग अ सीमेन एनालिसिस। अब सीमेन एनालिसिस में क्या क्या देखा जाता है? बेसिकली सीमेन एनालिसिस में देखा जाता है सबसे पहले कि आपका वॉल्यूम कितना आया है स्पर्म का, सीमेन का। सेकेंडली उसमें काउंट कितना दिख रहा है। काउंट मतलब टोटल शुक्राणु जो हमें नज़र आ रहे हैं वो कितने हैं। उसके साथ ही गतिशीलता कितनी है शुक्राणु की, तेज चलने वाले कितने हैं, कम चलने वाले कितने हैं, बिल्कुल ठहरे हुए कितने हैं। सो ऑल दोस थिंग्स आर एक्चुअली एनालाइज्ड ऑन अ सीमेन एनालिसिस। इसके साथ साथ देखा जाता है कि मॉर्फोलॉजी या शुक्राणु की बनावट में कोई नुक्स तो नहीं आ रहा है, या शुक्राणु की गुणवत्ता में कोई नुक्स तो नहीं आ रहा है। तो एक बेसिक सीमेन एनालिसिस एक्चुअली हेल्प कर सकता है। सिंपल सा टेस्ट है, बताने में हेल्प कर सकता है कि कहीं कोई दिक्कत मेजर तो नहीं आ रही है। इसके साथ ही अगर आपके शुक्राणु की रिपोर्ट में या वीर्य के टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो हो सकता है आपको आगे के कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी बताए जाएं। अब इन स्पेशलाइज्ड टेस्ट में हो सकता है आपको कुछ हार्मोन के टेस्ट लिख के दिए जाएं, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ये कुछ टेस्ट हैं जो हार्मोन्स के हम लोग कराते हैं अपने पेशेंट्स में जब भी हमें वीर्य की रिपोर्ट में दिक्कत देखने को मिलती है। इसके साथ ही हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलें ताकि देखा जा सके प्रोस्टेट या उसके साथ के ग्लैंड्स कैसे हैं। साथ साथ कभी कभी अगर बहुत सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी से आप जूझ रहे हैं तो हो सकता है आपको जेनेटिक टेस्ट भी कराने को बोला जाए। जेनेटिक टेस्ट में एक बेसिक कैरियोटाइप कैन बी डन। कैरियोटाइप मतलब आपके जो भी क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर डिटेक्ट करना, उसमें कोई ग्रॉस एब्नॉर्मैलिटी नहीं है वो डिटेक्ट करना। या कभी कभी पेशेंट्स को हम वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, वाई क्रोमोसोम हमें सबको पता है कि वाई क्रोमोसोम इज द वन विच डिटर्मिन सेक्स ऑफ अ बेबी। तो आपके मेल में जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ द वाई क्रोमोसोम। अगर ये वाई क्रोमोसोम में कहीं कुछ डिलीशंस हैं, मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं या खराब हैं, इन दैट केस आप में शुक्राणु में दिक्कत आ सकती है। सो वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन इज वन थिंग दैट कैन बी एडवाइज्ड इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। इसके साथ ही एक टेस्ट है DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स का, DFI किसी किसी पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है। DFI मतलब आप जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर उसमें जेनेटिक मटेरियल में कहीं कुछ ब्रेक्स हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी और ट्रीटमेंट के बाद की प्रेगनेंसी में दिक्कतें आने के चांसेस हो सकते हैं। दैट इज वाई DFI कैन बी ऑफर्ड टू यू इन सर्टेन कंडीशंस।
नाउ बेस्ड ऑन ऑल दीज इन्वेस्टिगेशंस आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप क्या ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं या आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हो सकता है वो आपको कुछ दवाइयों पर डालें, हो सकता है वो आपको कुछ इंजेक्शंस पर डालें। दवाइयाँ आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शुक्राणु के बनने में प्रोसेस में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ हो सकता है आपके लिए कुछ इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट चालू किया जाए। अगर जैसे मैंने बोला कि अगर आपके हार्मोन्स में दिक्कत है, अगर ब्रेन से हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो हो सकता है आपको एक्सटर्नली वो हार्मोन सप्लीमेंट किए जाएं स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाने के लिए या ठीक करने के लिए। देन डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन हो सकता है दवाइयों से काम ना चल पा रहा हो। इन दैट केस यू मे हैव टू रिजॉर्ट फॉर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में हो सकता है आपको IUI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की सलाह दी जाए। अगर फैक्टर बहुत ज़्यादा सिवियर है, अगर आपकी दिक्कत ज़्यादा है, तो हो सकता है उसमें आपको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कराने की सलाह भी दी जाए। सो दिस इज व्हाट अ डॉक्टर कैन सजेस्ट, बट आपके हाथ में क्या है या आपको क्या करना है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ कर सकते हैं जिससे आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ। येस, द थिंग्स कैन बी योर लाइफस्टाइल चेंजेस। आजकल का लाइफस्टाइल के कारण बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है सीमेन रिपोर्ट्स के ऊपर। सो व्हाट यू कैन डू इज, इन केस यू आर ओवरवेट, आपका अगर वजन ज़्यादा है, डाइट और एक्सरसाइज किसी भी तरह से आपको अपना वजन कंट्रोल करना है, क्योंकि ये देखा जाता है कि अगर वजन ज़्यादा है तो उसमें मोस्टली साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखे जा सकते हैं। इवन ज़्यादा वजन वाले लोगों में पाया गया है कि सीमेन वैल्यूज़ खराब दिखाई दे सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट, बीड़ी या कुछ भी ले रहे हैं, उसे हमें अवॉइड करना है, बिकॉज सिगरेट स्मोकिंग इज एक्चुअली इंजीरियस नॉट ओनली टू लंग्स बट ऑल्सो टू योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अल्कोहल इन मॉडरेशन, कम क्वांटिटी में, इट्स नॉट बैड, बट येस अगर आपका अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा है तो इट मे अफेक्ट योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अल्कोहल अवॉइड कीजिए जितना हो सके उतना। इसके साथ ही आजकल की नई जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी सलाह मैं देना चाहूँगी कि अगर आप ड्रग इनटेक कर रहे हैं, हमारे आसपास के रीजन में काफ़ी कॉमन है ड्रग इनटेक या ड्रग अब्यूज़। अगर आप ड्रग अब्यूज़ के शिकार हैं तो प्लीज़ 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 उससे दूर हटिए, क्योंकि ड्रग अब्यूज़ नॉट ओनली आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये अच्छा लगे, बट लॉन्ग टर्म में आपकी रिप्रोडक्शन के लिए, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, सीमेन के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। यंग पेशेंट्स या यंग मेल्स जो भी जिम में जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कुछ जिम सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये जिम सप्लीमेंट्स हो सकता है कुछ इंजेक्शंस की फॉर्म में हो। ये इंजेक्शंस मोस्टली टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस रहते हैं। अगर आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस ले रहे हैं तो माइंड इट, आपके टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके शुक्राणु बनने की या उसके प्रोडक्शन की पूरे के पूरी प्रक्रिया को फेल कर सकते हैं। पेशेंट्स मे लैंड इन एक्चुअली एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया माने नील शुक्राणु। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लगवा कर आते हैं और इन केसेस में हो सकता है एजोस्पर्मिया भी देखा जाए। पहले जैसे मैंने बात की टेम्परेचर का बहुत बड़ा प्रभाव है स्पर्मेटोजेनेसिस पर। तो टेम्परेचर अगर किसी भी कारण से ज़्यादा है, टेस्टिकुलर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो उन कंडीशंस में हो सकता है कि आपको दिक्कतें झेलनी पड़े संतान प्राप्ति में। आजकल देखा जाता है कि हम लैपटॉप्स बहुत यूज़ करते हैं। लैपटॉप्स इन केस यू आर यूजिंग इट इन योर लैप, तो इससे देखा गया है कि टेस्टिकुलर टेम्परेचर में बी रेज्ड। अगर टेस्टिकुलर टेम्परेचर ज़्यादा है लैपटॉप अत्यधिक यूज़ करने के लिए, तो इट मे अफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन। दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको टेबल पे रख के यूज़ करने की, ना कि अपनी लैप के ऊपर। अपनी गोद में नहीं रखिए, सिर्फ उसको टेबल पे रखिए। अगर आप रिक्रिएशन के लिए सोना या कुछ और बात ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू अवॉइड इट। मोबाइल फ़ोन्स आर अ न्यू एडिशन। वी स्टिल आर नॉट क्लियर कि मोबाइल फ़ोन्स हमें कितना अफेक्ट करते हैं, बट कुछ स्टडीज़ हैं जिनमें देखा गया है कि एक्सेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, इनके रेडिएशन से स्पर्मेटोजेनेसिस पर या सीमेन वैल्यूज़ पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। सो एंड में यही बोलना चाहूँगी कि मेल इनफर्टिलिटी ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। ज़रूरत है सामने आने की, खुलकर बोलने की, अपनी दिक्कत को अपने डॉक्टर से या एक्सपर्ट से डिस्कस करने की।
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आजकल के इरा में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि मेल इनफर्टिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैन बी सॉर्टेड आउट विद न्यूअर टेक्नोलॉजीज। So together we can actually overcome male infertility. Myself, Dr. Pooja Dhirbayana, consultant Sonakshi IVF Hisar. In case you have any queries, you can ask me directly. You can contact me on my WhatsApp or Facebook page. Thank you.